अंधेरे में उन सन्नाटों के बीच क्या आपने कभी कुछ देखा या महसूस किया है जो आपके रोंगटे खड़े कर दे? सब्सक्राइब स्पोकी टेल डरावने किस्से हिंदी में। क्या आपके साथ कभी कुछ ऐसा हुआ है जिन बातों पर आपका विश्वास नहीं, ऐसी बातों को सुनकर आपने मजाक उड़ाया और मजाक मजाक में सचमुच उसे आजमाया हो? ऐसी ही एक सच्ची घटना पर आधारित एक कहानी से आपको रूबरू कराने जा रहे हैं। यह उस समय की बात है जब मैं केवल 8 साल का था। हम सब, मतलब मेरी माँ, मेरी छोटी बहन नूरी और मैं, हम तीनों उत्तराखंड के एक छोटे से गांव में रहा करते थे। और मेरे पापा, जो कि उस समय आर्मी में थे, इसलिए वह हमारे साथ नहीं रहते थे। मैं और नूरी वही के एक स्कूल में पढ़ते थे। मुझे याद है, एक दिन स्कूल में सभी बच्चे किसी चीज का जिक्र कर रहे थे जिसे उन्होंने ओइजा बोर्ड कहा था। वे इसे बहुत ही रोमांचक मान रहे थे, जैसे कि उन्होंने किसी बहुत ही साहस भरी चीज की खोज की हो। मैं बस उनकी बातों को ध्यान से सुन रहा था। एक दिन की बात है जब मेरी माँ को काम से घर लौटने में देर होने वाली थी। तब नूरी और मैं घर पर बिल्कुल अकेले थे। फिर मैंने सोचा कि क्यों ना हम भी आज ओइजा बोर्ड की सच्चाई को परखें। क्यों ना हम भी उसे देखें, आखिर वह क्या चीज है जिसका सारे दोस्त इतनी उत्सुकता से जिक्र कर रहे थे। तो मैंने भी दोस्त से वह ओइजा बोर्ड मंगा कर ले आया। मेरी छोटी बहन नूरी, जिसे उस बारे में कुछ भी पता नहीं था, वह बस मुझे देख रही थी और बिना कुछ पूछे, बिना कुछ समझे वह मेरे पास बैठ गई। हमने उस बोर्ड को लिविंग रूम के दरवाजे के सामने रख दिया और जैसे सारे दोस्तों ने कहा था, हमने भी उसे परखना शुरू किया। नूरी को मैंने बताया कि हम एक खेल खेल रहे हैं और शायद इसके द्वारा हम भूतों से बात कर सकेंगे। मेरी छोटी बहन पहले तो थोड़ा डरी और बाद में मुझे देखकर मुस्कुराई। मैंने उसे कहा, यह सिर्फ एक खेल है। फिर मैंने और नूरी ने उस बोर्ड पर रखी एक छोटी सी चीज जो घूमती थी, हमने उस पर अपनी उंगली रख दी। फिर हमने बड़ी ही साहस और उत्सुकता के साथ एक आत्मा को बुलाने की कोशिश की। काफी देर कोशिश करने के बाद हमें ऐसा कुछ भी महसूस नहीं हो रहा था जो कि कुछ अलग सा हो। फिर भी हम काफी समय तक बैठे रहे कि कुछ तो ऐसा हमें दिखे या कुछ तो हम ऐसा महसूस करें जिस वजह से हमें इस बोर्ड पर विश्वास हो। पर नहीं, ऐसा कुछ भी हमें नहीं समझ में आ रहा था। फिर हमने सोचा, यह सब में कुछ भी सच्चाई नहीं है। हमने उसे वही छोड़ दिया और अपने अन्य खिलौने के साथ खेलने लगे। उसी रात की बात है जब खाना खाने के बाद मैं अपने कमरे में अकेले बैठकर किताब पढ़ रहा था। मेरी माँ और नूरी अपने काम में व्यस्त थी और मैं पूरी तरह अपनी किताब में खोया हुआ था। अचानक मैंने अपनी खिड़की पर दस्तक सुनी और मैं तुरंत खिड़की की ओर देखने लगा। मेरे दिल का धड़कना जैसे थम सा गया
जब मैंने बाहर एक आदमी की परछाई देखी। वह मुझे पहली नजर में मेरे पिता के समान लगी, पर कुछ तो अजीब सा था जो मेरे समझ से बाहर था। उसका चेहरा तो अंधकार में छिपा था, पर उसकी वह आंखें और उसके वह दांत अजीब तरीके से अंधेरे में चमक रहे थे। उसे देख मैं कुछ भी नहीं कर सका। मैं अपनी जगह से ना हिल सका और ना ही कुछ बोलने की हिम्मत जुटा सका। बस उसे ही देखते जा रहा था। बस कुछ ही देर में अब उसने अपना एक हाथ उठाया और मुझे बाहर बुलाने लगा। सिर्फ अपने अजीब से हाव भाव और इशारों से वह बस मुझे बाहर बुलाते रहा। और कुछ दिनों से मैं अपने पिता को बहुत याद कर रहा था, इसलिए मैं वाकई बाहर जाना चाहता था। वह मुझे मेरे पापा की तरह लगने की वजह से मैं उसके पास जाना चाह रहा था, उन्हें गले लगाना चाह रहा था और उन्हें बताना चाह रहा था कि मैं उन्हें कितना याद करता हूँ। पर मन में अलग सी बेचैनी हो रही थी कि नहीं, कुछ तो गलत है। और इसलिए मेरा मन मुझे बाहर जाने से रोक रहा था और इसी कश्मकश में वही अपनी जगह पर खड़ा बस उसे ही देखा जा रहा था। इस वजह से बाहर की वह परछाई और भी गुस्से होने लगी। वह और नाराज होती जा रही थी और गुस्से में मुझे बार बार बाहर आने मना रही थी। पर पता नहीं क्यों मैं अपनी जगह से हिल ही नहीं पा रहा था। और इसी दौरान उसने कुछ ऐसा किया कि मेरे रोंगटे खड़े हो गए। उसने खिड़की पर अपना हाथ रखा और अपना चेहरा नजदीक लाया, और वह उसका चेहरा देखने के बाद मेरे दिल की धड़कन रुक गई। मुझे लगने लगा कि बस अब यह अभी फट जाएगा। और मेरे मुंह से ना चाहते हुए भी एक चीख निकल ही गई। मैंने दोनों हाथों से अपना चेहरा ढक लिया और लगातार चिल्लाते रहा। मेरी माँ और नूरी मेरी आवाज़ सुनकर तुरंत दौड़ कर आए। वह मुझे देखकर पूछने लगे कि क्या हुआ। मैंने उन्हें कहा, पापा मुझे डरा रहे हैं। मेरी माँ ने पूछा कि वह कहाँ है, और मैंने उनको खिड़की की ओर इशारा किया। वो तुरंत ही बाहर जाकर देखने लगी, लेकिन वहाँ तब तक कोई भी नहीं था। माँ ने मेरी तसल्ली के लिए पापा को उनके बेस पर कॉल किया, और जब मैंने उनसे फ़ोन पर बात की तब मुझे यकीन हुआ कि वो सच में यहाँ नहीं थे। पर पापा से बात करने के बाद भी मैंने जो कुछ उस खिड़की के बाहर देखा वह मैं भुला नहीं पा रहा था। और इसलिए मैं उस खिड़की के पास दोबारा गया जहाँ मैंने वहाँ परछाई देखी थी, और मुझे यह देखकर आश्चर्य हुआ कि कांच पर सचमुच दो कंकाल हाथों के निशान बने हुए थे। उसे देख मेरा दिल अब जोर जोर से धड़कने लगा कि वह निशान यहाँ कैसे बने। और मैंने तुरंत अपनी माँ को बुलाया और वह निशान दिखाए। उसे देख मेरी माँ की आंखें आश्चर्य और साथ ही चिंता से घिर गई, जिसमें उस निशान के बारे में जिज्ञासा और भय प्रतीत हो रहा था। हम दोनों ही उस भयानक निशान के बारे में सोचकर आश्चर्यचकित रह गए, जिसने हमारी खिड़की पर इतना परेशान करने वाला निशान छोड़ दिया था। और जब हम इन सब के बारे में समझने की कोशिश कर रहे थे तो कमरे में एक बेचैनी की भावना घर कर रही थी। इसलिए मेरी माँ ने हमें अपने साथ सोने के लिए दूसरे कमरे में लेकर आई। वह चाहती थी कि हम यह सब बातों पर विश्वास ना करें। वही एक रात है जिसे मैं कभी भुला नहीं सकता, और यह
हमें हमेशा के लिए याद दिलाने वाला है कि हम जो चीजें समझ नहीं सकते वे सबसे ज्यादा डरावनी होती है।